नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत को लेकर के जो हमारा अभियान है वो जारी है, लेकिन कभी कभी आप निराश हो जाते होंगे। और मैं देखता हूं अपने बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं किसी को कुछ नहीं होगा, सब बच जाएंगे। और उनके कहने के पीछे दर्द होता है, और दर्द इसलिए कि देश में जो सबसे बड़ी एक जिम्मेदार संस्था है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगे ईमानदारी से, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी गलत काम करके बच जाए। मुश्किल है। और वो महकमा है जुडिशरी का, न्यायालय का। मीडिया की अपनी सीमा है, वो मुद्दों को उठाती है, लोगों की आवाज बन करके जहां जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस, जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है उनका, वो करती है। लेकिन मीडिया कोई आदेश नहीं दे सकती। मीडिया जन आंदोलन बना सकती है, जन आंदोलन कर सकती है, जनता का विश्वास जीत सकती है, जनता के विश्वास को बढ़ा सकती है, अत्याचार के खिलाफ लोगों को खड़ा करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। उसी तरीके से कार्यपालिका एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है, वो कानून बनाने का काम करती है, और कानून के रक्षा का काम, कानून की रक्षा जिनके ऊपर सबसे अधिक उसकी जिम्मेदारी है, वो है हमारा न्याय का मंदिर, न्यायालय। मित्रों, दुर्भाग्य से हमारे देश की न्यायालय, जिसके ऊपर लोग सवाल करने से बचते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क ने हमेशा जब भी आवश्यक हुआ जुडिशरी पर सवाल उठाने का, हमने मुखर होकर के सवाल उठाया। बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि कोविड के दौरान हमने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी तब के जस्टिस के खिलाफ, और उन्हें एक प्रकार से एक्सपोज किया कि उनका उन फार्मा कंपनियों से क्या रिश्ता है, उनके परिवार का क्या रिश्ता है, ये हमने बताया था। आज अगर दिशा और सुशांत को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है, तो एक और एक पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारे न्याय का मंदिर। और न्याय के मंदिर को किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है, आज मैं उसका कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन माननीय मिलॉर्ड को आपके सामने रख रहा हूं, जिन मिलॉर्ड ने न्याय के मंदिर को अपवित्र कर दिया है, न्यायालय को बदनाम कर दिया है, और न्यायिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को तार तार कर दिया है। मित्रों, आज की खबर है, आज की दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां आग लग गई। आग लग गई मतलब छायावाद में नहीं, सच में आग लग गई। उनके घर में आग लग गई। आग लग गई। जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे। जस्टिस वर्मा कहीं और थे। न चाहते हुए भी परिवार वालों को, दमकल विभाग को, अग्निशमन दस्ता को बुलाना पड़ा, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। और अग्निशमन दस्ता जब पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तो आग बुझाने का काम शुरू हुआ। जब आग बुझाने का काम शुरू हुआ, तो पता चला कि एक कमरा जब खुला, उस कमरे में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। कमरा नोटों की गड्डियों से भरा मिला। और ये मीडिया की रिपोर्ट है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की बैनर खबर है ये। हम आपको जो बता रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके सहारे ही अब लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ है, कि 1000 करोड़ है, कि 500 करोड़ है, कितने पैसे हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। दमकल विभाग ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर अपने आला अधिकारी को इन्फॉर्म किया, आला अधिकारी से होते हुए, पॉलिटिकल गैलरी से बात होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना तक बात पहुंची। जस्टिस खन्ना के होश उड़ गए। आनन फानन में जस्टिस खन्ना ने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और उसमें जो 5 सदस्यीय जो सीनियर जजों का जो एक कमिटी है, उन्होंने फैसला किया कि इन महाशय को अविलंब दिल्ली से हस्तांतरण करके अपने गृह, जहां से वो आए थे, जो उनका, जहां से उनको डिप्यूटेशन पे दिल्ली हाईकोर्ट आए थे, जो ट्रांसफर हुआ था, उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। लेकिन ये देश सवाल पूछ रहा है, मामूली पॉकेट मार 5 रुपए का अगर पॉकेटमारी कर ले तो फौरन जेल भेजना, पकड़ा गया तो जेल, नहीं पकड़ाया तब तो खैर और पॉकेटमारी करता रहेगा। माननीय के घर में सैकड़ों करोड़ के गड्डी मिलने की खबर सार्वजनिक रूप से हमारे समाज में आ गया, लोग जान गए। माननीय को सजा क्या मिली? उनका तबादला हो गया। तबादला किसने किया? तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। क्यों किया? बदनामी से बचने के लिए। मतलब जो यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे थे वो इलाहाबाद में जाकर के कुंभ में नहा करके ईमानदार हो जाएंगे। ये निर्णय है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का। किनसे अपेक्षा करें, किसके तरफ देखे मीडिया? दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जिस प्रकार के निर्णय आए हैं, जस्टिस आर मिश्रा ने जो निर्णय दिया है, मैं हैरान हूं। इनके निर्णय को मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतना शर्मनाक निर्णय है। इन्होंने रेप को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है। अगर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है तो वो रेप के घेरे में नहीं आएगा। अब देखिए, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का दैनिक भास्कर ने कोट किया है हिंदी में, मैं अंग्रेजी में भी कह सकता हूं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना, फिर उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश करना रेप या रेपिस्ट को कोशिश नहीं मान सकते। ये हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आर मिश्रा। ये जो दूसरे अखबार की है, ये भी मैं जरा आपको, द एलिगेशन अगेंस्ट accused Pawan and Akash is that they grabbed the breasts of the victim and Akash tried to bring down lower garment of the victim, and for that purpose they had broken string of her lower garments and tried to drag her beneath the culvert, but due to intervention of witness they left the victim and fled away from the place of incident. This fact is not sufficient to draw an inference that the accused persons had determined to commit rape on victim, as
Apart from these facts, no other act is attributed to them to further their alleged desire to commit rape on the victim. अब इस केस की सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है, मैं इस पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि यह घटना सही है या फैब्रिकेट किया गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक जस्टिस के मुखारबिन से क्या निकल रहा है? वो रेप को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे झूठे एलिगेशंस भी होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये जस्टिस हैं, इनका इंटेलेक्ट देखिए, ये रेप को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बलात्कार। अब ये बलात्कार अगर उनका हिंदी रूपांतरण करें तो बलात्कार का डेफिनेशन इनके हिसाब से क्या है?